हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 2 सितंबर 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। पहला आर्टिकल देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इनके द्वारा वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया गया 2 सितंबर को। देखते हैं क्या है। इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी, इसके फाउंडेशन डे यानी कि 2 सितंबर 1969 फाउंडेशन डे वाले दिन वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया गया। किसने मनाया? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। देखिए, इंडिया की बात की जाए तो वर्ल्ड में कोकोनट के प्रोडक्शन में इंडिया रैंक 3rd है, यानी तीसरे पायदान पे है इंडिया में 2020-21 के दौरान 21,207 मिलियन कोकोनट्स प्रोड्यूस किए गए। ठीक है, जो कि 34% है ग्लोबल प्रोडक्शन का। इंडिया की प्रोडक्टिविटी 9,687 नट्स पर हेक्टेयर है, जो कि वर्ल्ड में हाईएस्ट है। इस बार 23वां वर्ल्ड कोकोनट डे था। कौन सा? 23वां वर्ल्ड कोकोनट डे था। थीम क्या है? बिल्डिंग अ सेफ, इंक्लूसिव, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल कोकोनट कम्युनिटी एमिड कोविड-19 पेंडेमिक एंड बियॉन्ड। थीम याद रखिएगा। तो वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर को मनाया गया। थीम भी हमने बता दिया। इंडिया हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी रखता है 9,687 कोकोनट्स पर हेक्टेयर। प्रोडक्शन में इंडिया 3rd लार्जेस्ट है। 34% ग्लोबल प्रोडक्शन इंडिया करता है। ये सब आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। कोकोनट के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में और ऑल ओवर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इंडिया में एफपीओ बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अगली स्लाइड में भी डिस्कस करते हैं। एफपीओ क्या होता है? एफपीओ एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको फार्मर मेंबर्स द्वारा मैनेज किया जाता है, यानी कि उसको सेटअप करने की, उसके डिसीजन मेकिंग में फार्मर मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। अब एफपीओ की जरूरत क्यों पड़ी? इंडिया में जो एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है वो लगातार घट रहा है। जहां 1970-71 के दौरान इंडिया में लैंड होल्डिंग साइज 2.3 हेक्टेयर पर फार्मर था, वो 2015-16 में 1.08 हेक्टेयर रह गया। वहीं अगर देखा जाए तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की संख्या बढ़ी है, वो 86% है वर्तमान में टोटल फार्मर्स का। तो ऐसे में जब लैंड होल्डिंग साइज डिक्रीज हुआ है और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की संख्या बढ़ी है, तो एक छोटे से फार्मर का अस्तित्व, आइडेंटिटी नगड़े रह जाती है, मतलब उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती है। तो ऐसे में हमें जरूरत पड़ी एफपीओस की, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि छोटे छोटे फार्मर्स जाएंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत कम होगी और उनको लॉस सहना पड़ सकता है। लेकिन अगर ऐसे ही 10 फार्मर जोड़ लिए हैं, सपोज करिए 1.08 हेक्टेयर है एक फार्मर की, और ऐसे 10 फार्मर ऐड हो गए तो 10 हेक्टेयर हो गई इनकी, तो एक एफपीओ में 10 हेक्टेयर लैंड आती है, तो उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ गई, इसलिए एफपीओ की जरूरत पड़ी। तो एफपीओ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लाख एफपीओ स्थापित करने हैं। हालांकि 2011 से कई सारे एफपीओ को प्रमोट किया गया है, एसएफएसी, नाबार्ड, स्टेट गवर्नमेंट सबके द्वारा। इंडिया में 1 लाख एफपीओ जो है बनाने हैं, लेकिन 10,000 से भी कम एफपीओ हैं। एफपीओ देख लीजिए, बाकी कुछ मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एफपीओ ऑनगोइंग सपोर्ट, जो अगर एफपीओ स्थापित हो रहा है तो उसके लिए ऑनगोइंग सपोर्ट ग्रांट के रूप में, इक्विटी के रूप में दिया जाता है। 10 लाख तक की कैश इन्फ्यूजन का दिया जाता है। उसके अलावा क्रेडिट गारंटी कवर प्रोवाइड किया जाता है एफपीओ द्वारा। अगर कुछ भी परचेज करना हो तो 85% तक लोन्स की क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड की जाती है। हालांकि ये लोन्स की क्रेडिट गारंटी 1 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बहुत एक्सपोर्ट हो रहे हैं इंडिया में। लद्दाख से एप्रिकॉट का फर्स्ट कंसाइनमेंट गया है दुबई के लिए। एपिडा, नागालैंड का वो राजा मिर्चा, याद है ना, राजा मिर्चा वर्ल्ड के 5 हॉटेस्ट चिलीज में से एक है राजा मिर्चा, वो भी एक्सपोर्ट किया गया। तो एपिडा बहुत कोशिश कर रहा है कि डिफरेंट एरियाज से जो एग्रीकल्चर के फेमस प्रोडक्ट्स हैं उनको विदेश में निर्यात किया है। तो इसी क्रम में पहली बार कॉमर्शियल शिपमेंट हुआ है एप्रिकॉट का। कहां से? यूटी ऑफ लद्दाख टू दुबई। पहले लेह लद्दाख से मुंबई गया, फिर दुबई गया। एपिडा ने इनिशिएटिव लिया है, लद्दाख ग्रुप को डायरेक्टली, लद्दाख एयरपोर्ट को डायरेक्टली दुबई से जोड़ा है। एप्रिकॉट, इसका बेहतरीन टेस्ट होता है, टेक्सचर होता है, हाई शुगर कंटेंट होता है, और ये जो आप देख पा रहे हैं इसको छोड़ देगा 20 को इसके, तो टोटल सॉल्युबल सॉलिड होता है। तो लद्दाख का एप्रिकॉट कहाँ जा रहा है? मिडिल ईस्ट में। ऐसे ही ऑल ओवर इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मैंगो हो, चाहे आपका राजा मिर्चा हो, या फिर कुछ भी शाही लीची हो मुजफ्फरपुर की, बिहार की, तो इन सबको एक्सपोर्ट करने का काम एपिडा देख रहा है, जल्दी से जल्दी इनको इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ा जा सके।
एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो फिनेंशियल ईयर 21 में यानी 2020-21 दौरान एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है 41.8 बिलियन डॉलर टच कर गया, 41.8 बिलियन डॉलर, जो लगभग 18% अधिक था पिछली बार से। एग्री कमोडिटी एक्सपोर्ट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा राइस एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। कौन? राइस। 17.7 मिलियन टन के आसपास राइस एक्सपोर्ट किया जाता है, जो कि 8.8 बिलियन डॉलर का होता है। टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का 21% हम लोग राइस ही एक्सपोर्ट कर देते हैं। सेकंड नंबर पे मरीन प्रोडक्ट आता है, थर्ड पे आता है स्पाइसेस। पिछले नाबार्ड फेज 1 में पूछा था कि इनमें टॉप 5 कमोडिटी कौन सी नहीं है जिनको हम एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप टॉप 5 कमोडिटीज देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो खैर एग्रीकल्चर की है, एक बार पहले वीडियो हम लोगों ने पढ़ी थी तो उसमें टॉप 5 एक्सपोर्ट कमोडिटी, टॉप 5 इंपोर्ट कमोडिटी वही पीआईबी में कवर की थी। यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर की दी गई। कभी आपसे एग्रीकल्चर को भी आपको पूछ सकता है। पिछले 7 वर्षों में अगर एग्री एक्सपोर्ट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा एग्री एक्सपोर्ट रहा है फिनेंशियल ईयर 14 में, FY 14 में रहा है सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 43.3 बिलियन डॉलर के आसपास। हाईएस्ट एग्रीकल्चर ट्रेड सरप्लस उस दौरान ही रहा है। और खास बात क्या है, इंडिया का एग्री ट्रेड उस समय 20% था जीडीपी का, जो कि हाईएस्ट था। तो 2013-14 यानी फाइनेंशियल ईयर 14 ये एग्रीकल्चर के हिसाब से इंडिया का बेस्ट ईयर रहा है ग्लोबल एग्रीकल्चर के हिसाब से। प्राइम मिनिस्टर जी का ड्रीम है, प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम है 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करना। लेकिन ड्रीम आपको पता ही है अपने आप में एक बहुत बड़ा दायरा सेट करता है कि भाई पूरा होता है कि नहीं ड्रीम। क्यों नहीं पूरा होता है? क्योंकि हेल्थ सिस्टम हमारे यहाँ का पता ही है, अगर कोविड नहीं आता तो शायद बेड ही अवेलेबल नहीं होते। और डॉक्टर पर पर्सन कितने अवेलेबल हैं आप सभी को पता है। मनसुख मांडवी जी इसमें कौन है? हेल्थ मिनिस्टर है ना। उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग को चेयर किया, इसमें सभी स्टेट से पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज जो है, पब्लिक हेल्थ के बड़े बड़े अधिकारी शामिल थे। और इन्होंने देखा कि सारे स्टेट में हेल्थ फैसिलिटीज की क्या कंडीशन है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विजन है 2025 तक टीबी फ्री इंडिया करना। इसके लिए कई सारे टीबी प्रोग्राम रन किए जा रहे हैं ताकि इंडिया से टीबी को 2025 तक एलिमिनेट किया जा सके। पिछले 5 वर्षों में स्टेट गवर्नमेंट ने भी कई सारा प्रोग्राम रन किया है और अपना इंटेंशन दिखाया कि भाई टीबी मुक्त भारत होना चाहिए। मनसुख मांडवी जी ने जन जन को जगाना है, टीबी को भगाना है, एड्रेस कर रहे थे इंटायर टीम को। तो ये इन्होंने ये भी बताया जन जन को जगाना है, टीबी भगाना है, लेकिन 3 बजे रात में मत जगाना आप, क्योंकि बहुत लोग चिल्लाने लगते हैं। फिर अगला आर्टिकल नहीं, अगली साइड देखते हैं। टीबी 2025 तक एलिमिनेट करना है, जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट से 5 वर्ष पहले है। WHO का टारगेट है 2030, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट है 2030, जबकि इंडिया का क्या है 2025। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया, इसका रीनेम किया गया रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम से नाम हो गया नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। इंडिया ने निक्षय इकोसिस्टम लॉन्च किया, निक्षय पोर्टल आपको पता ही होगा। ठीक है, ये भी हेल्थ मिनिस्ट्री का टीबी के लिए है। इसमें क्या होता है, टीबी पेशेंट को न्यूट्रिशन के लिए सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। फिर टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन सितंबर 2019 में लॉन्च किया गया, ये भी टीबी के एलिमिनेशन के साथ। टीबी क्या होता है? बैक्टीरिया जनित रोग है, हवा में फैलता है टीबी, खांसने छींकने से, जैसे कोविड है वैसे ही फैलता है। ये बैक्टीरिया का नाम आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। टीबी तो नॉर्मल कंडीशन हो गई। फिर MDR टीबी होगी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। इसमें जो 2 मोस्ट पावरफुल टीबी की ड्रग्स हैं फर्स्ट लाइन की, मतलब कि टीबी उनके खिलाफ ही प्रतिरोधकता हासिल कर लेता है। टीबी का बैक्टीरिया प्रतिरोधकता रेजिस्टेंस हासिल कर लेता है, चाहे वो आइसोनाइज्ड हो या फिर रिफैमेंसिन हो। फिर MDR टीबी ट्रीट किया सकती है, क्यूरेबल भी है सेकेंड लाइन ड्रग्स को यूज करके। लेकिन HDR टीबी सेकेंड लाइन ड्रग्स को यूज करके भी क्यूरेबल नहीं है, क्योंकि HDR टीबी वो कंडीशन है जब टीबी का बैक्टीरिया सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग को रिस्पॉन्स ही नहीं करता है। तो जैसे मच्छर नहीं पहले मोर्टिन लगाते थे भाग जाते थे, लेकिन अभी मच्छर भागते ही नहीं, चाहे कुछ भी लगा दो। हाल ही में ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, इस दौरान कई सारी रिपोर्ट रिलीज की गई हैं। किसने रिलीज की है? श्री कृष्ण पाल गुर्जर। तो श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने ये रिपोर्ट जारी की है, जो कि मिनिस्टर स्टेट है फॉर पावर एंड हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर। देख लेते हैं कि क्या आर्टिकल है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड हैवी इंडस्ट्रीज श्री कृष्ण पाल गुर्जर, हाल ही में इन्होंने जो ब्रिक्स मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है एनर्जी पर, उस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। ब्रिक्स की कोई भी मीटिंग हो रही है इस समय, इंडिया ही उसकी चेयरमैनशिप रख रहा है। क्यों?
क्योंकि 2021 के दौरान ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, यानी 13th एडिशन जो ब्रिक्स का है 2021 का, उसको इंडिया ही होस्ट कर रहा है। इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर जी द्वारा ब्रिक्स एनर्जी रिपोर्ट 2021, ब्रिक्स एनर्जी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2021, ब्रिक्स एनर्जी रिसर्च डायरेक्टिव 2021 को जारी किया गया। ये ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर की 6वीं मीटिंग थी। गुर्जर जी ने कहा कि 2022 तक सभी को पावर प्रोवाइड करना, हम लोग इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ब्रिक्स की जब भी बात आए तो ये वो 5 कंट्रीज हैं जो कि ब्रिक्स का ग्रुप है, ब्रिक्स की मेंबर हैं। इसमें से जो ये कंट्री है साउथ अफ्रीका, ये 2010 में ब्रिक्स की मेंबर बनी। इससे पहले जब 2009 में ब्रिक्स का गठन हुआ और पहली बैठक येकातेरिनबर्ग रशिया में हुई, येकातेरिनबर्ग यहाँ पे है मेरे ख्याल से, ठीक है, रशिया में हुई, तो उस दौरान सिर्फ 4 कंट्रीज थी। हालांकि 2010 में ये आपका साउथ अफ्रीका में बन गया और 2014 में फोर्ट इलेजा उद्घोषणा हुई, डिक्लेरेशन हुआ, जिसके तहत न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स बैंक बना। ब्रिक्स आप देख लीजिए, अगर टोटल बात की जाए, ब्रिक्स में 5 इकोनॉमीज हैं, मेजर इकोनॉमीज। इसमें 41% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को कवर करते हैं, वर्ल्ड के जीडीपी का 24% और 16% वर्ल्ड के ट्रेड का कवर करते हैं। 2021 में ब्रिक्स ग्रुप की चेयरमैनशिप किसके पास है? इंडिया में है। ये जो मीटिंग हो रही है ब्रिक्स की, ब्रिक्स ने क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए कई सारे अकॉर्ड जो है अडॉप्ट किए हैं। तो न्यू दिल्ली स्टेटमेंट ऑन एनवायरनमेंट, इसको अडॉप्ट किया जा चुका है इंडिया की ही प्रेसिडेंसी में। उसके बाद ब्रिक्स को जो है बिग 5 नेशंस की कैटेगरी में भी शामिल किया जाता है, या फिर कहा जाता है 2006 से ही, क्योंकि 2009 में जब 2009 में जब ब्रिक्स बना, उसके 2010 में जब साउथ अफ्रीका शामिल हो गया, तो ये 5 कंट्रीज इसके पार्टनर हो गए। 2006 में इससे पहले साउथ अफ्रीका के शामिल होने से पहले जब 4 कंट्रीज द्वारा ये बैठक की गई तो उसको नाम दिया गया बिग 5 नेशंस। बाद में जाके ब्रिक्स बन गया, खैर वो तो बात अलग है। बिग 5 नेशन यानी ब्रिक्स से रिलेटेड है। अगला आर्टिकल है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इन्होंने 16वीं सस्टेनेबिलिटी समिट 2021 को ऑर्गेनाइज किया है नई दिल्ली में, वर्चुअल तरीके से की गई है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एड्रेस किया है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन्होंने एड्रेस किया 16वीं सस्टेनेबिलिटी समिट 2021 को। इसको ऑर्गेनाइज किया गया कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। देखिए, कोविड-19 के दौरान इन्होंने बताया, कोविड-19 क्राइसिस के दौरान देश के अदर पार्ट में जितना भी पॉसिबल था उतना सपोर्ट प्रोवाइड किया गया। अदर कंट्रीज को जितना भी पॉसिबल था उतना सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। उसके अलावा 66 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है देश में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 1,57,000 करोड़ रुपए दिए गए 11 करोड़ फार्मर्स को अब तक। तो बस वही बता रहे हैं कि इंडिया क्या कर रहा है। तो ये 16वां एडिशन था सस्टेनेबिलिटी समिट 2021 का, जिसको CII ने, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया। 1895 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको पता ही होगा। तो ये जरूर याद रखिएगा, सस्टेनेबिलिटी समिट 2021 CII ने ऑर्गेनाइज किया। इन्होंने ये बताया कि FPOs 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए 4,000 करोड़ जो है अप्रूव किए जा चुके हैं। स्कीम इसमें क्या होता है, FPO बनाने से क्या होता है, फार्मर्स अपनी इनकम को इनहांस कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया 1 लाख करोड़ का, और कुछ संशोधन भी किए गए। इसमें 2 करोड़ तक का जो है क्रेडिट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ले सकती हैं। कुछ समय पहले ही APMCs को भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में लोन लेने के लिए शामिल कर लिया गया। अभी तक गवर्नमेंट ने 4300 करोड़ यानी 4,300 करोड़ के प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर दिया है फंड। रीपेमेंट पीरियड पहले 4 वर्ष था, अब 6 वर्ष कर दिया गया है 2025-26 तक। स्कीम का टेन्योर पहले 10 वर्ष था, अब कर दिया गया है 13 वर्ष। ये संशोधन रिसेंटली किए गए हैं। पहले ये था कि एक कंपनी एक लोकेशन पर 2 करोड़ तक का ही लोन ले सकती थी, लेकिन बाद में संशोधन कर दिया गया कि एक कंपनी जो है एलिजिबल है 2 करोड़ से अधिक इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए। इंटरेस्ट सबवेंशन आपको पता ही है कितनी बार कवर कर चुके हैं, वो जरूरी नहीं है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर के लिए मैक्सिमम 25 ऐसे प्रोजेक्ट हो सकते हैं जहां पर 2 करोड़ तक का इंटरेस्ट सबवेंशन ले सकते हैं। 2 करोड़ के लोन पर इंटरेस्ट सबवेंशन ले सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ 25 प्रोजेक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल, यानी कि जो स्टेट एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज होंगी उन पे 25 प्रोजेक्ट की लिमिटेशन भी नहीं होगी। तो प्राइवेट प्लेयर जो है 25 प्रोजेक्ट तक ही इंटरेस्ट सबवेंशन ले सकते हैं आपके एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।